नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से अकाउंटिंग की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर दुर्गा सिंह आपके बीच में प्रस्तुत हूँ अकाउंटिंग की एक नई क्लास के साथ। आज हम अकाउंटिंग की इस क्लास के अंदर प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग पर डिस्कशन करेंगे। जो अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अकाउंटिंग का प्रोसीजर जिसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास के अंतर्गत देखा था कि सबसे पहले हम अकाउंटिंग के प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शंस और जो इवेंट्स है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला काम होता है, पहचान की जाती है उन व्यवहारों को, उन घटनाओं को जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है और जिनको हम मुद्रा में नहीं माप सकते हैं उन व्यवहारों और घटनाओं को यहीं छोड़ दिया जाता है। तो जो ट्रांजेक्शन जिनको मनी मेजर किया जा सकता है उनको हम फर्दर प्रोसेस में ले जाते हैं और उनको हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। और जो रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग जो है ट्रांजेक्शन्स की जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग जहां होती है उसे हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं, प्रारंभिक लेखे की बहियां कहते हैं। और सामान्यतः जो छोटे व्यवसायी होते हैं वो सारे जो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होती है उनको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और जो बड़े व्यवसायी हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, जर्नल के साथ साथ उनकी सहायक बहिया भी रखते हैं। और ये जो सभी बहिया हैं, सहायक बहिया और जो जर्नल है, ये सभी प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती है। तो हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करना जा रहे हैं कि जर्नल क्या है, सहायक बहिया क्या है और कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से हम लेखा प्रविष्टि करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज जर्नल से। और जर्नल के बारे में हम आपको बहुत इसमें अलग अलग पॉइंट्स बताएंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, और किस तरीके से हमें उसे अटेंड करना है, वो सारी बातें हम आज के इस लेक्चर के अंदर करेंगे। मैं सबसे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और जहां जितना हो सकता है वहां तक पहुंचाइए लेक्चर्स को। हमारा प्रयास है कि आप अकाउंटिंग के अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखे, नई ज्ञान आपको प्राप्त हुए और जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर करवाते हैं तो हो सकता है उसमें आपको एग्जाम के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वापस से टॉपिक पर आते हैं कि आइडेंटिफिकेशन से हमें कहाँ पहुंचना, रिकॉर्डिंग पर पहुंचना है। तो आइडेंटिफिकेशन से रिकॉर्डिंग पर पहुंचने से पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इनके बीच का क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है, बीच से क्वेश्चन बनता है। वो क्या जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी ट्रांजैक्शन इवेंट्स का, वहां से हमें क्या करना होता है, रिकॉर्डिंग पर जाते हैं। और रिकॉर्डिंग कहां होती है, ओरिजिनल बुक्स। तो जैसे ही आप किसी ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको मुद्रा में मेजर किया जा सकता है, उनके हमें क्या प्राप्त करने होते हैं, मूल प्रलेख प्राप्त करने होते हैं, जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इन सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर हम वाउचर बनाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर जिन्हें कहते हैं। और उन अकाउंटिंग वाउचर के बेस पर हम ओरिजिनल बुक्स में एंट्री करते हैं। तो हमें इन दोनों के बारे में जानना होगा कि ये मूल प्रलेख क्या होते हैं और ये वाउचर क्या होते हैं। तो मूल प्रलेख वो प्रलेख होते हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट के होने की सत्यता को प्रकट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरी फर्स्ट डे जो हमारी क्लास हुई थी अकाउंटिंग की, जब मैंने बात की थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था मैं आपको, तो मैंने बताया कि अकाउंटिंग जो है विश्वसनीय सूचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। रिलायबिलिटी के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको वहां बताया कि
यहाँ पर जो अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो रिलायबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सत्यता का प्रमाण होता है। और वो सत्यता का प्रमाण क्या होते हैं? ये जो हम बात कर रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना, जो वेरीफाई करते हैं, एविडेंस होते हैं। उन्हीं के आधार पर वाउचर बनाए जाते हैं और उसी वाउचर के आधार पर हम जो है एंट्री करते हैं। तो ये दोनों आपको यहां पर समझने चाहिए कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कौन होते हैं और वाउचर क्या होते हैं। अब हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं? नंबर 1, जैसे एग्जाम्पल केस मीमो। केस मीमो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। पूछा जा सकता है, एबीसीडी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है और कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। केस मीमो क्या होता है? कब जारी किया जाता है? केस मीमो जब भी हम नकद क्रय और नकद विक्रय करते हैं तो उस केस में केस मीमो जारी होता है। जब हम कैश सेल करते हैं तो हमें कैश मेमो जारी करना होता है, और जब हम परचेज करते हैं तो कैश मेमो जो हमें प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा यहां पर एक होता है बिल एंड इनवॉइसेस। बिल्स क्या होते हैं और इनवॉइसेस क्या होती है? ये इनवॉइस क्या होती है? जब भी हम किसी माल को बेचते हैं, हम विक्रय करते हैं, सेल करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? बिजनेसमैन क्या करता है? इनवॉइस जारी करता है। और जब हम माल खरीदते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बिल प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरा रिसिप्ट, रसीद जिसे आप कहते हैं, यह आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जब भी कोई हमें भुगतान करता है किसी राशि का, हमने कोई क्रेडिट सेल की और उसका भुगतान हमें प्राप्त होता है, तो बिजनेसमैन क्या करता है? उसको रिसिप्ट जारी करता है। और उसी केस में जब यदि हम केस भुगतान कर रहे हैं, हमने किसी से माल खरीदा है, तो उस केस में हम भुगतान करें तो हमें रिसिप्ट जो है मिलती है। चौथा, इससे संबंध में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है और खुद जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। डेबिट नोट एंड एक इसके साथ एक जारी होता है क्रेडिट नोट। इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि डेबिट नोट कब जारी किया जाता है और क्रेडिट नोट कब जारी किया जाता है। तो डेबिट नोट कब जारी किया जाता है? जब हम कोई माल किसी सप्लायर से खरीदते हैं और जब वापस से उस सप्लायर को हम माल रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? डेबिट नोट जारी करेंगे। इसके विपरीत यदि हमने कोई माल सेल किया है और कस्टमर हमें क्या करता है? माल को फिर से लौटा देता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? क्रेडिट नोट जारी करते हैं। दोनों ही हमें पता होना चाहिए कि जब हम सप्लायर को माल की वापसी करते हैं, गुड्स रिटर्न करते हैं टू द सप्लायर, उस केस में डेबिट नोट जारी होगा। और जब हम माल को प्राप्त करते हैं किससे? कस्टमर से, क्योंकि पहले हमने उसको माल बेचा था, अब उसने वापस रिटर्न कर दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्रेडिट नोट जारी करेंगे। और एक आपका इसमें 6 नंबर का पे इन स्लिप, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। पे इन स्लिप, जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उस केस में हम एक स्लिप भरकर उसको देते हैं और उसके बनिस्पत बैंक एक वो मेन स्लिप तो रख देता है और काउंटर फॉइल हमें देता है, तो वो पे इन स्लिप कहलाती है। तो ये सभी क्या है? ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। इन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार पर क्या किया जाता है? वाउचर बनाए जाते हैं। इन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार पर वाउचर बनाए जाते हैं। और वाउचर के 2 प्रकार होते हैं। एक आपका कैश वाउचर, एक नॉन कैश, जिसे ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। जो कैश वाउचर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर।
डेबिट वाउचर किसके लिए होता है? जब भी हम कैश पेमेंट करते हैं तो उस केस में डेबिट वाउचर बनाया जाता है, और जब भी कैश रिसिप्ट होता है उस समय हम क्या करते हैं? क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। और दूसरा जो इसका नॉन कैश वाउचर है वो तब बनाया जाता है जब क्रेडिट परचेज की हो, क्रेडिट सेल की हो, या संपत्तियों पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हो। तो इस प्रकार की जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? वो उसके लिए नॉन कैश वाउचर बनते हैं, और जो नॉन कैश वाउचर है उनको ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट के उदाहरण कौन से हो सकते हैं और वाउचर्स कौन से हो सकते हैं, और सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर वाउचर्स बनते हैं, और वाउचर्स के आधार पर हम बुक्स ऑफ जो ओरिजिनल बुक ऑफ जो होती है उसके अंदर हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। तो ये आपके टॉपिक पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बन सकता है। चलिए अब हम चलते हैं जर्नल पे। जर्नल, जो कि मैंने आपको बताया कि जर्नल क्या है, एक प्रारंभिक लेखे की बही है। जो छोटे व्यवसायी होते हैं वो क्या करते हैं? प्राय जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सर्वप्रथम जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है छोटे बिजनेसमैन के द्वारा प्रारंभिक लेखे की प्रविष्टि, जो इसकी पुस्तकें कहते हैं इसको, वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहला तो इसमें ध्यान रखना होता है डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा, तिथिवार यानी डेट वाइज इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है। जर्नल के साथ साथ यदि बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन से ज्यादा होते हैं, तो हम कहते हैं कि सही सूचनाएं और अच्छे से प्राप्त हो तो हम क्या करते हैं? उसके साथ ही जो दूसरी सहायक बहिया बनाते हैं जो कि जर्नल की जैसी ही होती है, ठीक है, परंतु उनको बनाने का पर्पज दूसरा होता है। वहां पर सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उनको रखा जाता है। तो ये भी क्या कहलाती है? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल ऑफ बुक ऑफ एंट्री कौन कौन सी होती है। जर्नल का नाम दिया जाएगा, साथ में केस बुक का दिया जाएगा, परचेज बुक का दिया जाएगा और ऑल ऑफ द अबव कर दिया जाएगा। तो वहां पर 100% बच्चों से अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो गलती होगी, वो सभी जने क्या करेंगे? जर्नल को सही करके आएंगे, जबकि ऑल ऑफ द अबव तीनों ही सही है। ठीक है, तो ध्यान रहे, बस अंतर है तो ये है कि जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, बड़ा बिजनेस हो, तो उस केस में जर्नल के साथ साथ दूसरी और बुक्स बनाते हैं, होती वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री ही, ओरिजिनल प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें ही होती है। ठीक है, तो उसके सहायक कौन सी होती है? केस बुक। अब केस बुक में क्या होगा? समस्त केस से संबंधित जितना भी ट्रांजैक्शन है वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? केस बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरा, परचेज बुक। परचेज बुक में परचेज से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको सबसे पहले क्या किया जाएगा? परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर तीसरी आपकी होती है सेल्स बुक। जो सेल्स से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम कहाँ करेंगे? सेल्स बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। फिर परचेज रिटर्न बुक, जहां पर परचेज रिटर्न की बात की जाएगी। जैसा कि हमने कहा कि डेबिट नोट कब जारी किया जाता है, तो कब केस जारी किया जाएगा? जब हम क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि सप्लायर को माल लौटा रहे हैं, तो उस केस में परचेज रिटर्न बुक तैयार की जाएगी, वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर है आपकी सेल्स रिटर्न बुक, जहां पर सेल्स रिटर्न की बात की जाती है, यानी कि यहाँ जो क्रेडिट नोट की बात की जाती है। फिर बिल्स रिसेबल बुक, जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज किया जाता है, यानी जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं तो बिलों के आधार पर लेन देन किया जाता है, तो उस केस में हमें बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल दो प्रकार की बुक बनानी पड़ती है। और एक यही जो जर्नल प्रॉपर जो इसके साथ ही इसको दे दी, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें होती है, जिसमें कैश बुक आती है, परचेज बुक आती है, सेल्स बुक आती है, परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल्स रिटर्न बुक आती है, बिल्स रिसेबल आती है, बिल्स पेबल आती है और जनरल प्रॉपर आती है। तो ये सारा हमें पता होना चाहिए। सब्सिडरी बुक की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, इनको सब्सिडरी नाम भी कहा जाता है और प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें भी कहा जाता है। तो ये सारी बुक्स में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट हम अब जर्नल पे बात करते हैं, जर्नल फोकस करते हैं। जर्नल किस तरीके से दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो जर्नल का प्रारूप किस तरीके का होता है वो देखो, ये सामने आपके जर्नल के प्रारूप में कितने कॉलम होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपका टाइटल लिखा जाता है जर्नल,
ठीक है, जर्नल जिस बिजनेसमैन का है उसका नाम आता है। और पहला कॉलम जो होता है वो क्या होता है, डेट का होता है, जहाँ पर डेट मेंशन की जाती है। फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है सेकंड नंबर, जहाँ पर हम अकाउंट जो एंट्री करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे उसकी चर्चा करेंगे हम अभी। फिर तीसरा जो कॉलम होता है किसका होता है, लेजर फोलियो का होता है। लेजर फोलियो जो क्या प्रकट करता है कि इस ट्रांजैक्शन से संबंधित हमने इसकी लेजर जो है कहाँ बना रखी है, किस पेज संख्या पे बना रखी है, उसका यहाँ पर क्रम संख्या डाली जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में कि एलएफ का मतलब क्या होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें इसका सही उत्तर क्या है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है जिसको हमने रिकॉर्ड किया, इसकी एंट्री की है, उसकी हमने लेजर किस पृष्ठ संख्या पे बनाई है, किस पेज नंबर पे बनाई है, वो यहाँ पर अंक डलता है। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, जो डेबिट है उसका डेबिट का अमाउंट इस कॉलम में आएगा और क्रेडिट जो है क्रेडिट कॉलम में आएगा। तो जब हम जनरल में लेखा करते हैं तो उसके संबंध में क्या नियम है, तो सबसे पहले जो बात करें हम जनरल में दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा किया जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि दोहरा लेखा प्रणाली, मैंने बताया आपको कि अकाउंटिंग के 3 प्रकार के सिस्टम है। एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है और एक महाजनी बही खाता होता है। तो सबसे मॉडर्न जो तरीका है वो कौन सा है, आपका दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम होता है, जहां पर प्रत्येक ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके 2 पक्षों में रिकॉर्डिंग की जाती है, एक डेबिट होता है और एक दूसरा उसका विपरीत क्रेडिट होता है। अब हम जो अकाउंटिंग करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, वो किस तरीके, वो कैसे की जाए, उसके संबंध में अकाउंटिंग के अंतर्गत कुछ रूल्स, कुछ अप्रोचेज हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम कभी ट्रांजैक्शन में किसी खाते को डेबिट करते हैं और कभी किसको क्रेडिट करते हैं। तो उसके संबंध में क्या है, जो है खातों के प्रकार बनाए गए। खातों को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है, एक इसका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एक इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया है कि खातों को हम क्या करते हैं, मूल रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि जहां जो खाते हैं वो व्यक्ति से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बता रखा है कि पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल पर्सनल का मतलब जैसे राम का खाता हो गया, सीता का खाता हो गया, गीता का खाता हो गया, मोहन का खाता हो गया, जिसके नाम से खाते आते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरली, है ना। जिसका फिजिकल सब्सटेंस एग्जिट करता है तो वो क्या कहलाते हैं, नेचुरली पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जैसे कंपनी का निर्माण किया, इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता परंतु कंपनी का अकाउंट होता है। तो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, है ना, गवर्नमेंट हो गई आपकी, उसका खाता हो गया आपका, आर्टिफिशियल में आपके बैंक वगैरह हो गए, ठीक है, आपकी कंपनी हो गई, इस प्रकार के जो खाते हैं उनके जो खाते कहलाते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल खाते कहलाते हैं। फिर होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है जो रिप्रेजेंटेशन करता है ना। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ स्टाफ की जो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है, तो वो क्या कर रही है कि ये बकाया वेतन है स्टाफ का, तो वो रिप्रेजेंटेशन करती है किसका, स्टाफ का। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंटरेस्ट, एक्रूल इनकम, इस तरीके के जो भी खाते हैं, बात करेंगे हम बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज की। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, ये किस प्रकार के खाते हैं, इनका नेचर किस प्रकार का है। फिर आपको ऑप्शन दे देते हैं क्या पर्सनल है या इम्पर्सनल है, किस प्रकार का खाता है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में भी कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, जो बिल्कुल कृत्रिम जो है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि बिल्कुल किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी संस्था से संबंधित होते हैं। दूसरा जो आपका है इम्पर्सनल अकाउंट, जो कि व्यक्तिगत नहीं होते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट और दूसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसका संबंध सीधा किससे होता है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज से। वो खाते जिनका संबंध किससे होता है, एसेट्स और प्रॉपर्टी से। एसेट्स क्या होती है उसका डिस्कस हम कर चुके हैं। तो वो सारे खाते जो है, जैसे कैश अकाउंट हो गया आपका, एसेट्स में मशीनरी अकाउंट हो गया, है ना, डेटर्स अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, जो भी दूसरे स्टॉक काउंट हो गया,
ये सारे जो अकाउंट्स है, प्लांट अकाउंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, गुडविल अकाउंट हो गया, ये सारे क्या है, रियल अकाउंट के उदाहरण है। दूसरा आपका जो है इसमें टाइप है वो नॉमिनल अकाउंट का है। नॉमिनल अकाउंट से सीधा संबंध किससे रखता है, आपके इनकम से, आपकी एक्सपेंस से, आपके गेन से, आपके लॉसेस से, इनसे संबंध रखता है नॉमिनल अकाउंट। तो जब भी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है तो वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर का होता है। तो पूछा जा सकता है कभी कभी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसकी प्रकृति का खाता है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो कितने प्रकार से दिया हुआ है, 2 भागों में बांटा गया, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है ना, जो कि बिल्कुल व्यक्ति से संबंध रखता है, इसके अंतर्गत आपके नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आते हैं। और दूसरा जो आपका इम्पर्सनल के अंतर्गत रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आते हैं। और रियल अकाउंट जो है किससे संबंध रखते हैं, बिल्कुल आपकी असेट्स एंड प्रॉपर्टी से संबंध रखते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो खर्चों से, आयों से, लाभों से और हानि से संबंध रखते हैं। और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इन खातों की पहचान करके ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत फिर हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री यानी डेबिट और क्रेडिट का प्रावधान करते हैं। उसके गोल्डन रूल्स बनाए गए, 3 गोल्डन रूल बनाए गए हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी, इसके अंदर बता रखा है कि जो पर्सनल अकाउंट है उसका क्या रूल है। कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि डेबिट किसको करें, जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो देने वाला है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट क्या है, जब भी कोई असेट की प्राप्ति होती है, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, तब उसको डेबिट करना है। और जब भी इसका ये जाती है संस्था से, ये व्यवसाय से, तो उस समय इसको क्रेडिट करना होता है। जैसे कैश जब आता है तो डेबिट और कैश जाता है तो क्रेडिट। ओके, जैसा आपसे पूछ ले कि बैंक अकाउंट किस प्रकार का खाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक एक प्रकार से, हमारा अगर बैंक में खाता खुला हुआ है इसका मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है संस्था का, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत वो काउंट होगा। बैंक अकाउंट जो रियल अकाउंट के अंदर काउंट नहीं होता। फिर आपका नॉमिनल अकाउंट, जो कि आपका एक्सपेंस और लॉसेस से संबंध है। जो भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है उनको हमेशा क्या करना है, हमें डेबिट करना है। और जो भी इनकम और गेन होता है उस समय उसको क्रेडिट करना होता है। तो ये आपके गोल्डन रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खाता का आइडेंटिफाई करना होता है कि पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। देन उसके बाद हम ये रूल्स को अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एरियाज क्या है। सबसे पहले आपको कोई सा भी नाम दे देंगे, जैसे पूछ लेंगे कि जो गुडविल अकाउंट है वो किस प्रकार का खाता है, तो वहां पे 3-4 ऑप्शन दे दिए, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए गुडविल एक रियल अकाउंट है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक अकाउंटिंग एंट्रीज का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो किसके बेस पे किया हुआ है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसे आप कह सकते हो अमेरिकन पद्धति के आधार पर अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया और उसके रूल्स। तो यहाँ पर खातों को बताया गया 5 भागों, सॉरी यहाँ 6 प्रकार से बताया गया। जनरली आप देखते हैं वहां पर 5 प्रकार से बताए जाते हैं। यहाँ पर एक अकाउंट और ऐड किया हुआ है जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो विड्रॉल अकाउंट है, यानी ये 6 प्रकार से। बाकी जनरली जब आप किसी बुक्स में देखते हैं तो 5 प्रकार के ही शो होते हैं। तो इसमें सबसे पहला असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट जो कि संपत्ति से संबंधित होता है, सारी संपत्तियां इसके अंतर्गत आती है। लायबिलिटी जो कि एक बिजनेस के लिए एक बाध्यता होती है जिसका भुगतान हमें करना होता है, वो लायबिलिटी अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, जो कि अब हमने लास्ट क्लास के अंतर्गत सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा, उसमें बताया कि बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस के अंतर्गत जो राशि लगाई जाती है वो पूंजी होती है, तो एक पूंजी खाता। एक रेवेन्यू अकाउंट जो कि कैश इन फ्लो, संस्था को जब कैश फ्लो की प्राप्ति होती है तो वो रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आता है। और एक आता है एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब संस्था को कैश आउटफ्लो यानी कैश जब भुगतान करना होता है तो वो एक्सपेंस अकाउंट के अंतर्गत आता है। और छठा विड्रॉल अकाउंट, जब पैसा निकाला जाता है संस्था से और वो उस केस में विड्रॉल अकाउंट खुलता है। तो इन्होंने लगभग कितने भाग बताए हैं, 6 प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है इसका रूल कैसे फॉलो किया जाता है। जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे कई गुना ये इजी है। यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन में हमें क्या पहचान करनी होती है कि क्या वो ट्रांजेक्शन एक असेट के रूप में है, क्या वो ट्रांजेक्शन एक लायबिलिटी के रूप में है, क्या वो ट्रांजेक्शन एक रेवेन्यू के रूप में है या एक्सपेंस के रूप में है,
या वो कैपिटल के से रिलेशन है या विड्रॉल से रिलेशन है। अगर आपने उसमें से ट्रांजेक्शंस में से ये पता कर लिया कि ये इस खाते से संबंधित है, तो उसका सीधा नियम आपको लगाकर उसकी जनरल एंट्री आप पास कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉर्मल बैलेंस क्या होता है इन अकाउंट के, उसके बारे में बता रखा है। असेट्स अकाउंट का ऑलवेज नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस ही होता है। असेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट ही होती है नॉर्मल जनरली। और लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट ही होता है। फिर कैपिटल का बिल्कुल लायबिलिटी की तरह चलती है, ये क्रेडिट बैलेंस ही होता है। और रेवेन्यू यानी इनकम जो भी आपकी है वो भी क्रेडिट चलता है। तो इन तीनों का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। और दूसरा जो आपका असेट्स, एक्सपेंडिचर और विड्रॉल, इन सबका क्या होता है? नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। ओके, ये नॉर्मल केस है। आपसे पूछ सकते हैं सीधा सा क्वेश्चन कि निम्न में से किसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है? आपको दे देंगे असेट्स अकाउंट, आपको दे देंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको विड्रॉल अकाउंट दे देंगे और फिर कैपिटल अकाउंट दे देंगे। तो वहां से क्लिक करना होगा कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। चलिए, अब कब तो इनको डेबिट करेंगे और कब इनको क्रेडिट करेंगे उसके संबंध में प्रावधान है। तो जब भी असेट्स इंक्रीज होगी, यानी जो भी डेबिट वाला आइटम है ना, असेट्स हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया और विड्रॉल वगैरह हो गया, ये तीनों ही जब बढ़ेंगे तो इनको डेबिट किया जाएगा और तीनों ही कम होंगे तब इनको क्रेडिट किया जाएगा। उसी प्रकार से आपका लायबिलिटी हो गई, रेवेन्यू हो गई और कैपिटल हो गई, जब तीनों ही बढ़ेगी तो क्रेडिट की जाएगी और तीनों ही घटेगी तब डेबिट की जाएगी। तो दोनों का रिवर्स है जो रिलेशन है। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका असेट्स, एक्सपेंडिचर और विड्रॉल, ये जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करोगे, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करोगे। और फिर आपका लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से ये मॉडर्न रूल है आपके अकाउंटिंग एंट्री का। तो ये उससे भी आसान है। तो हर एक ट्रांजैक्शन में हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि वो असेट्स है या लायबिलिटी है या कैपिटल है या रेवेन्यू है या एक्सपेंस है या विड्रॉल किया हुआ है। ओके, ये आपका जो हमने अभी डिस्कस किया था कि लेखांकन के में जब रिकॉर्डिंग हम करते हैं तो मूल प्रलेखों के आधार पर वाउचर बनाए जाते हैं और उसके आधार पर की जाती है। तो ये इसका यहाँ पर आपकी स्लाइड है, जो इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रलेख जो प्रत्येक लेन देन के लिखित प्रमाण होते हैं वो मूल प्रलेख कहलाते हैं और उनके अंदर अलग अलग प्रकार हमने यहाँ दिए हुए हैं। ओके, तो ये क्लास हम अब यहीं तक रखते हैं। अकाउंटिंग एंट्री के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके संबंध में जो भी क्वेश्चन है हम आगे क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसके अंदर हमें ये पता लगेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन से उसमें से खाते जो हैं कैसे उसको आइडेंटिफाई करें और कैसे उनको कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट करें और कैसे हम एक एंट्री जो है करेंगे एक जर्नल के अंदर। तो उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको करवा देता हूं जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे और साथ ही साथ उसको डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा ये आप पता लगा लोगे। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमने पढ़े हैं और वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के आधार पर हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। उन दोनों के आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम कब खाते को डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। आइए, ये आपके डिस्प्ले हो रहा है जिसमें हम कुछ ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। जैसे सबसे पहला ये बता रखा है कि आर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5000। देखिए, सबसे पहला एक ये ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस के, हर बिजनेस के अंदर सबसे पहला यही ट्रांजैक्शन होता है कि कोई भी बिजनेसमैन जो है बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है। तो वही काम यहाँ पर भी हुआ है कि आर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या बैंक बैलेंस जो होगा और वो आपका जो है ₹5000 उसने लगाए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से वो दो खाते हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला इसके अंदर कौन सा खाता प्रभावित होगा। देखिए, एक
आपको मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कैपिटल की भी डेफिनेशन बताई। उसमें क्या बताया कि जब बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कोई पैसा लगाता है तो उसे पूंजी कहते हैं। तो यहां पर आप इस ट्रांजेक्शन के लिए एक खाता आप कहोगे कि यस कैपिटल अकाउंट जो है प्रभावित होगा। दूसरा आप क्या बोलोगे कि साथ ही साथ दूसरा कौन सा खाता होगा, क्योंकि हमने कहा कि दो पक्षों ड्यूल एस्पेक्ट हमारा क्या कहता है कि एक ट्रांजैक्शन या एक इवेंट का जो प्रभाव है दो जगह पड़ेगा, एक दूसरा खाता होगा, एक दूसरा खाता होगा। तो हमें ये एक पता हमने कर लिया कि ये एक तो कैपिटल अकाउंट है, तो दूसरा खाता इसका क्या होगा कि हमने कहा कि पैसा जो है या तो कैश लेके आएगा या उसका बैंक अकाउंट खोलेगा बिजनेस का और वहां पर पैसा ट्रांसफर करेगा। तो आप कहोगे हो सकता है कि यहाँ कैश अकाउंट भी हो, और दूसरा आप क्या कहोगे यस बैंक अकाउंट भी हो सकता है, कैश और बैंक। वैसे मोर देन 10,000 में बैंक ही होता है, लेस देन 10,000 के अंतर्गत कैश ही किया जाता है। तो यहां पर आपके दोनों ही खाते आपके सामने आ गए, एक कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अब आपको ये पता करना है कि डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या है, आप दोनों में से कोई सा भी बेस रूल्स का उठा लें और उसको अप्लाई कर लें। जैसे मैं तो कहूंगा कि आप मॉडर्न रूल की तरफ बढ़े, जो बिल्कुल बहुत ही बाइफरकेटेड और बहुत ही आपको कह सकते हो स्पष्ट रूप से उसमें बताया हुआ है। मैं आपको उस स्लाइड पे ले जाता हूं जहां पर मॉडर्न जो है अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। देखिए, जब भी कैपिटल अकाउंट, यहां पर आप रूल्स देख सकते हो, कैपिटल अकाउंट का रूल क्या चलता है कि जब भी कैपिटल अकाउंट जो है यानी कैपिटल इंक्रीज होती है या कैपिटल फर्स्ट टाइम इनिशिएट करती है तो उसका जो है कैपिटल जो है उसमें क्या होती है, बढ़ती है। तो वो जो कैपिटल जब बढ़ती है तो उसको क्या किया जाता है, यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि जब कैपिटल बढ़ती है तो हम कैपिटल में क्या करते हैं, इंक्रीज होने पर उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है। दूसरा कैश और बैंक क्या है, कैश और बैंक एक प्रकार से आपका पैसा जो है, कैश अकाउंट जो है एक प्रकार से आपकी क्या है, असेट्स है, व्यवसाय के लिए एक असेट्स है। और वो असेट्स जो है वो यदि बिजनेस में आती है ना, बिजनेस के अंदर आ रही है, बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रही है, जब कुछ नहीं था, जीरो था और अब 5,000 रुपये आ रहे हैं, तो हम कहेंगे इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करोगे, उसको असेट अकाउंट को डेबिट करोगे। तो यहां से चीजें क्लियर हो जाती है कि आपको डेबिट कौन से अकाउंट को करेंगे और क्रेडिट कौन से अकाउंट को करेंगे। तो जो कैश और बैंक है वो तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल जो है जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की आपकी इस तरीके की एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आपको सॉर्ट आउट करने हैं तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हर एक ट्रांजैक्शन के जो अकाउंट्स है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए आप, चाहे मॉडर्न वे के रूप में करें चाहे ट्रेडिशनल, जैसा आपको सही लगे। और देन उसके बाद जो है आप क्या करें, उसके रूल्स देखें कि कब वो डेबिट हो रहा है कब वो क्रेडिट हो रहा है। आपका एंट्री कभी जीवन में आप गलत नहीं करोगे। यदि आपने सही से क्लासिफाई कर लिया तो आपकी एंट्री गलत होने की संभावना हो ही नहीं सकती, कभी गलत नहीं होगी आपकी एंट्री। ठीक है। जैसे नेक्स्ट हम एक और ट्रांजैक्शन जैसे देखते हैं इसको, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 1,200। ठीक है। वो आपका क्या कह रहा है कि 1,200 रुपए का आपने क्या किया, फर्नीचर लिया। अब देखिए इसका मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहला काम अपना क्या है, आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी कौन सी असेट है ना। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि अकाउंट कौन कौन से हैं। तो फर्नीचर एक प्रकार से बिजनेस के लिए एसेट होती है जिसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ओके, तो फर्नीचर एक अकाउंट हुआ। और आप कह रहे हो परचेज, यानी हमने खरीदा फर्नीचर को, क्या किया, खरीदा, फर्नीचर को खरीदा है आपने। तो जब फर्नीचर को आप खरीदते हैं तो आपको कुछ भुगतान करना होगा, ऐसे फर्नीचर नहीं आता है ना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कुछ भुगतान करेंगे। जैसे आपने कैश भुगतान किया या आपने बैंक जो है चेक काट के दिया, व्हाटएवर जो भी किया है ना। तो एक तो आपका फर्नीचर एक असेट हो गई जो कि व्यवसाय के अंदर आ रही है, और दूसरा वापिस है कैश भी क्या है, कि आपकी असेट या बैंक जो है आपका, वो दूसरा आपका अकाउंट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कैश। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों, सबसे पहले आपके अकाउंट आइडेंटिफाई करो। अब देखो कि आप दोनों ही अकाउंट क्या है, असेट अकाउंट है।
जब दोनों ही अकाउंट एसेट है तो डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, वो आपको पता करना चाहिए। तो असेट्स का अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब भी असेट्स बढ़ती है तो हमें क्या करना होता है, उसे डेबिट करना होता है, और जो असेट कम होती है उसको हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो आप जैसे फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो फर्नीचर को आप क्या करोगे, आप कहोगे इसे हम डेबिट करेंगे, और केस जो कि बिजनेस से पैसा जा रहा है तो आप क्या कहोगे, इसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये आपकी एक एंट्री होगी। बड़ा आसान सा है, बस आपको ढंग से अकाउंट का क्लासिफिकेशन आपको आ जाना चाहिए। जैसे अब नेक्स्ट और ट्रांजेक्शन है आपके सामने, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। क्लर्क को सैलरी पेड की, क्लर्क को क्या किया, सैलरी पेड की। अब आप इसको ध्यान से देखें। अब जब आप सैलरी पेड कर रहे हो, ठीक है, सैलरी एक व्यवसाय के लिए क्या होगा, क्या हो सकता है भाई, सैलरी जब पेड करते हैं व्यवसाय के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, यहां पर एक सैलरी अकाउंट आपका अफेक्ट होगा, और दूसरा हम भुगतान कर रहे हैं तो जेब से पैसा, बिजनेस के अंदर से पैसा क्या होगा, जाएगा। यानी कि दूसरा जो इसका कॉन्ट्रेरी अकाउंट जो होगा वो कौन सा होगा, प्रभाव करेगा, वो कैश अकाउंट होगा या बैंक अकाउंट जो भी है, ठीक है। तो अब यहां पर सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस अकाउंट का रूल क्या होता है, जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या एक्सपेंसेस अकर्ड होते हैं तो उसे हमें क्या कहेंगे, डेबिट करते हैं। तो सैलरी को आप क्या करते हो, डेबिट करोगे। और केस जैसा कि हमने कहा कि व्यवसाय से पैसा जा रहा है, असेट्स जो है कम हो रही है, तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी एंट्री होगी। तो ट्रांजैक्शन सभी इजी है, आपको सिर्फ अकाउंट की पहचान आपको करने आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट पेड रेंट। अब पेड रेंट, तो अब यहां पर आप आइडेंटिफाई करें कि आपके कौन से दो खाते प्रभावित होंगे। सीधा सा पेड रेंट, रेंट क्या एक प्रकार से आपके बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो एक आप कहोगे यस, एक तो रेंट आपका हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, रेंट पेड करेंगे तो कैश आपका जाएगा, तो दूसरा खाता कौन सा हो गया, कैश हो गया। तो रेंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, कैश अकाउंट एक असेट अकाउंट है। तो आप इसके दोनों के रूल्स आप लगा दीजिए कि एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं या अकर्ड होते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब असेट्स कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये देखो आपकी एंट्री होगी इजीली। नेक्स्ट आपको ऐसे ट्रांजैक्शन क्या बताया कि भाई रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला अपना ये काम है कि आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें, किनको खातों का आइडेंटिफाई करें। एक आपका कौन सा हो रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, मतलब सीधी सी बात है आपको रेवेन्यू प्राप्त हुई, इनकम आपके पास प्राप्त हुई। तो एक तो इंटरेस्ट के नाम से इनकम आ रही है, ठीक है, तो ये कौन सा एक खाता हो गया, इंटरेस्ट जो है एक इनकम का पार्ट हो गया। दूसरा जो आएगा पैसा या तो अपने बैंक खाते में आएगा या फिर हमारे जेब में आएगा, कैश आएगा, तो दोनों चीज हो गई। तो आप क्या कहोगे कि एक तो आपका इंटरेस्ट और दूसरा आपका कैश या बैंक। तो बैंक में पैसा आता है या कैश में पैसा आता है तो असेट्स अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डेबिट करेंगे किसको, कैश या बैंक को। और इंटरेस्ट जो आपकी क्या है, एक इनकम है, और इनकम जब होती है और जब बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये आपके रूल्स में बताया हुआ है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट ये रहा, इसका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब ये आती है या बढ़ती है तो इसे इंक्रीज को करते हैं तो क्रेडिट करेंगे, और जब ये कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो ट्रांजैक्शन है उनमें से अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे और देन उसके बाद रूल अप्लाई करके डेबिट और क्रेडिट का काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक और यहाँ पर जो है हमने एक ट्रांजैक्शंस कुछ और भी लिखे हुए हैं, इसका और हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जैसे एक लिखा वापिस से देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। अब ये आप ऑटोमेटिक, ये हर बार ट्रांजैक्शन आता है, इसको आप खुद स्वयं आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल आई है, यानी एक तो आपका कैपिटल अकाउंट हो गया और दूसरा आपका कैश या बैंक हो गया। अब यहाँ से आप
जो है अकाउंट भी आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप रूल अप्लाई करके आप इसकी कर दोगे। तो यहाँ पर कैश जो है इंक्रीज हो रहा है, असेट्स बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो वो इंक्रीज होती है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब जैसे वैसे आ रहा है जैसे वेजेज एंड सैलरी पेड, तो कौन सा खाता आपका आइडेंटिफाई करें यहाँ पर, तो आपका एक तो खाता कौन सा हो जाएगा, वेजेज एंड सैलरीज, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, पेड कर रहे हो आप कैश या बैंक। जब पैसा जा रहा है आपसे, असेट्स कम हो रही है, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, खर्चे जब इनकर्ड होते हैं, हम कहते हैं बढ़ रहे हैं या इनकर्ड होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका रेंट रिसीव्ड, देखो रेंट रिसीव्ड हुआ, रेंट एक प्रकार से अब क्या हो गई, आपकी रेवेन्यू हो गई, और रिसीव्ड हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं पर आपका कैश या बैंक में पैसा आएगा। तो आप एक तरफ कहोगे कि कैश या बैंक, और दूसरा जो आपका क्या कहलाएगा, रेंट। तो रेंट एक इनकम है, रेवेन्यू जनरेट होती है या इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, और कैश और बैंक आपके लिए एक प्रकार से असेट्स है, और जब ये बढ़ते हैं है ना, तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो आप कैश और बैंक को डेबिट करोगे और रेंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इस तरीके से ये आपकी एक एंट्री पास हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट जैसे इसे बोला है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, देखो ये बड़ा अच्छा ट्रांजेक्शन है, इसको समझना चाहिए आपको। परचेज गुड्स ऑन, गुड्स माल खरीदा है, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे उधार पे खरीदा, यानी पैसा नहीं गया हमारी जेब से, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए एक तो आपने माल खरीदा तो बिल्कुल, एक तो आपका परचेज गुड्स जब खरीदते हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर रीसेल, तो हम उसे क्या कहेंगे, परचेज में डालेंगे, है ना। तो परचेज आपका एक तो पार्ट हो गया परचेज का, कि भाई गुड्स खरीदा है। दूसरा यानी कि जब माल खरीदते हो तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एक प्रकार से आपका खर्चा ही होता है, जेब से पैसा जाएगा इसके लिए, ओके। एक तो आपका हो गया परचेज अकाउंट, है ना। एक दूसरा आपका कौन सा होगा, यहां पर पैसा जेब से नहीं गया, यहां पर क्या हुआ, लायबिलिटी क्रिएट हुई। क्यों, क्योंकि क्रेडिट हमने माल बाय किया, और आज नहीं तो हमें क्या करना होगा, कल भुगतान करना होगा। तो ऐसे भुगतान जिनको प्रेजेंट में न करके थोड़े समय बाद हम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। तो इस प्रकार से लायबिलिटी क्रिएट होगी, और यहाँ पर जब माल हम किसी से खरीदते हैं और जो पैसा हमसे मांगता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, लेनदार बन जाता है। अगर नाम होता तो हम उस लेनदार का नाम लिख देते, अगर नहीं है तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर। और हम जिनसे पैसा मांगते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर होते हैं। हम बिजनेस जिससे पैसा मांगता है वो बिजनेस के लिए डेब्टर्स होंगे, और जो बिजनेस से पैसा मांगता है वो उसके लिए क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे। तो आपका एक परचेज हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर क्या है, आपकी एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और परचेज एक प्रकार से आपका खर्चा है, और खर्चा जब होता है और इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट जो आपका ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,60,000 एंड रिसीव पेमेंट इन चेक। अब चेक से पैसा प्राप्त हुआ, ओके, और माल आपने बेचा, गुड्स आपने सोल्ड किया। तो एक तो आपका सीधा सीधा हो रहा है कि सेल्स कर रहे हो, एक ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, गुड्स आपका जा रहा है। तो आपकी एक तो हो रही है कि सेल हो रहा है, सेल होता है तो क्या होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है, राइट। और रेवेन्यू जनरेट हुई या इंक्रीज हुई तो उसे हम क्या कहते हैं, कि आप क्या हो गए कि भाई इससे तो हम क्रेडिट करेंगे, ओके। और दूसरा आपका ये कह रहे हैं कि भाई चेक से पैसा आया, चेक यानी कि एक प्रकार से हमारे पास चेक आएगा, वो एक कैश की तरह ही है, फिर उसको हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। तो हम ऐसे सीधा कह सकते हैं, कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी लिख सकते हो। बैंक लिख दिया, बैंक में जमा कराया उसको, जैसे अपन ने, तो बैंक हो गया। तो बैंक आपके लिए असेट हो गई, असेट में इंक्रीज हुआ तो उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से आपकी जितने भी व्यवसाय के ट्रांजेक्शन है, किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन हो, आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को ढंग से पढ़ें, और उससे आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है, क्या ये असेट्स है व्यवसाय के लिए, या वो कोई लायबिलिटी है व्यवसाय के लिए, या कोई रेवेन्यू है, क्या कोई एक्सपेंस है, या कोई कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, या विड्रॉल, क्या पैसा हमने उठाया, मतलब निकाला है बिजनेस से या उसमें जमा करा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो 6 प्रकार के अकाउंट आपको दे रखे हैं उसको केवल उस ट्रांजेक्शन के अंदर ये आइडेंटिफाई करें। ये करने के बाद आप रूल्स अप्लाई करें, यहाँ पर जो दिए हुए हैं, आप इजीली उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो है डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे, और आप आसानी से बड़ी जनरल एंट्री भी इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपके नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं। यस, हाँ,
अब जैसे मैंने एक परचेज बुक का एक फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया, हमने पहले डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की। और जब हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगी, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ दी हम क्या करते हैं, जब आपके ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, छोटे व्यवसाय होते हैं, तो वो सीधे जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। परंतु जैसे आपके ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हैं, बड़ा बिजनेस है आपका और सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, तो उस केस में हमने कहा कि जर्नल के साथ साथ हम सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करते हैं। हालांकि ये दोनों ही जो है जर्नल जिस तरीके से जनरल है वैसी सब्सिडरी बुक है, दोनों ही ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है, ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, हम क्लासिफाई करना चाहते हैं सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शन को एक साथ रखना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स का भी यूज करते हैं। और आप डिस्कस हमने किया है कि 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक होती है, जिसमें आपकी हमने डिस्कस किया परचेज बुक भी है, सेल्स बुक भी है, परचेज रिटर्न भी होती है, सेल्स रिटर्न भी होती है, बिल्स रिसीवेबल होती है, बिल्स पेबल होती है, कैश होती है, और एक जो जर्नल है जर्नल प्रॉपर भी होती है। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पर एक परचेज बुक का मैंने आपको फॉर्मेट दर्शाया है कि परचेज बुक किस तरीके से होती है। इसमें जैसे डेट, पर्टिकुलर और डिटेल और अमाउंट का एक फॉर्मेट होता है, और इसके अंदर हम डेट लिखते हैं और फिर ट्रांजेक्शन को लिखते हैं कि भाई ये हमने कोई खरीदा है। और इसी प्रकार से अगर सेल्स की बात करेंगे, सेल्स बुक में ये हमने सेल किया, इसकी रेट ये थी, डिटेल के अंदर उसकी रेट और क्वांटिटी आती है, और अमाउंट के अंदर टोटल अमाउंट आता है। तो हमें एक सबसे पहले ध्यान देना है कि परचेज बुक में किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं, सेल्स बुक में किस प्रकार से, ऐसे परचेज रिटर्न में, ऐसे सेल्स रिटर्न में, ऐसे बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश बुक। ठीक है, तो परचेज और सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल की जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर बनता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि परचेज बुक में किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो लिख सकते हैं वो ए ओनली कैश परचेज, बी ओनली क्रेडिट, सी बोथ, और डी आपको कहते हैं कि नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पर कैश का कोई नहीं होता है ना। तो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी है लाइन कि भाई कैश परचेज आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक सिंस दिस विल बी एंटर्ड इन, वो कैश ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे, कैश बुक के अंदर जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। ऐसे ही सेल्स बुक के लिए भी यही नियम फॉलो होता है कि वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश सेल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि कैश जब बात आएगी तो वो कैश बुक उसके लिए है, जहां पर कैश पेमेंट और कैश रिसीट के लिए कैश बुक जहां बुक होती है वहां पर उसकी एंट्री होगी। ओके, ऐसी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की होती है जहां पर सिर्फ रिटर्न की बात हम करेंगे। और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जब बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में बिल ऑफ जो है दोनों ही प्रकार की जो बुक्स है वहां पर एंट्री, वहां पर हम जो है बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको समझनी चाहिए कि जो परचेज बुक है, इस परचेज बुक का जो भी बैलेंस आएगा, जैसे जो भी इसका अमाउंट आता है परचेज बुक का जो टोटल आएगा, उस टोटल को कहां ट्रांसफर किया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। परचेज बुक का टोटल जो है, उसका जो बैलेंस है उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जब परचेज बुक की जो टोटल है वो सीधी कहां जाती है, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगी। कहां जाएगी, परचेज अकाउंट के अंदर। और परचेज अकाउंट कहां खोले जाते हैं, लेजर के अंदर खोले जाते हैं। लेटर ऑन इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे, लेजर क्या है और किस तरीके से उसकी जो प्रोसीजर है उसकी बात करेंगे। पर ये ध्यान यहाँ से जरूर होना चाहिए आपका कि परचेज बुक का जो बैलेंस होगा यानी टोटल होगी वो सीधी कहाँ ट्रांसफर की जाएगी, परचेज अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और परचेज अकाउंट का बैलेंस जो है क्या है, डेबिट होता है। और ये किसके अंदर, मतलब परचेज अकाउंट में भी किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी। ओके, ऐसा ही सेल्स बुक के लिए भी अप्लाई होता है कि जो सेल्स बुक की जो टोटल है वो कहां ट्रांसफर की जाती है। तो आप वहां पर बिल्कुल जो टोटल ऑफ सेल्स बुक है वो कहां जाएगी, वो आपकी जो सेल्स बुक है वो सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगी। कौन सा अकाउंट में, सेल्स अकाउंट के अंदर उसका जो बैलेंस है वहां ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, ऐसे ही दूसरे जो फर्दर बुक्स है उनका भी जो है बैलेंस है वहां सीधा उसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, एक्सेप्ट कैश का। अब कैश अकाउंट
जो है जो कैश बुक है उसका एक अपना अलग ही एक रोल है, जिसके बारे में हम आप लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि जो कैश बुक है उसकी क्या प्रोसीजर होती है और उसको कौन सी बुक भी कहा जाता है, उसकी बात करेंगे हम बाद में। अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि परचेज बुक में कौन सी जो है ट्रांजेक्शन से उनको रिकॉर्ड करोगे, सेल्स में कैसे रिकॉर्ड करोगे, और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और जो आपका केस है, और फिर एक जनरल प्रॉपर। इन सब में जो ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं वो सभी किस में चले जाते हैं, जनरल प्रॉपर में चले जाते हैं, क्योंकि कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट तो जाएगी आपकी कैश में, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन दोनों ऊपर आ जाएंगे आपके परचेज और सेल्स में, और रिटर्न वाले ट्रांजेक्शन इन दोनों में चले जाएंगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में, और फिर आपका जो बचा है अकाउंट आपका बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, वो ट्रांजेक्शन वहां चले जाएंगे। फिर जो बचा है आपका, क्या बचा है, इन सब से अलावा जो भी एंट्रीज होती है ना, जो ओपनिंग एंट्रीज होती है, क्लोजिंग एंट्रीज होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली एंट्रीज होती है, वो सब की सब एंट्रीज कहां की जाएगी, जर्नल प्रॉपर के अंदर की जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो उठता है वो बड़ा शार्प क्वेश्चन उठता है और इसी तरीके से उठता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें। चलिए अब क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इस लेक्चर के अंदर जो समझा है वो क्या है। सबसे पहला आपने जाना है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन कहाँ की जाती है, तो हमने कहा जर्नल, और साथ ही साथ सब्सिडरी बुक के बारे में भी आपने देखा। और आप आइडेंटिफिकेशन से जब जर्नल में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो उस बीच में हम किसके बेस पर एंट्रीज जो हैं करते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी। कैश मीमो क्या होता है, बिल क्या होते हैं, इनवॉइस क्या होती है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होती है, रिसिप्ट क्या होती है, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट है। इन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, वाउचर क्रिएट करते हैं। कितने प्रकार के वाउचर होते हैं, कैश वाउचर होता है, नॉन कैश वाउचर होता है, जिसे ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, कैश में आपका डेबिट और क्रेडिट वाउचर होता है। तो इस तरीके से इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर वाउचर बनाते हैं, और वाउचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, ताकि वेरीफाइबल हो सके, रिलायबिलिटी मेंटेन की जा सके। ओके, तो ये सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की। और कैसे जर्नल में एंट्री करते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि हर ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना होगा, अलग अलग अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर उनके अकाउंट से संबंधित जो रूल है उसको अप्लाई करके हमें क्या करना होगा, उसको डेबिट या क्रेडिट करना है, उसको हम जस्टिफाई करना होगा। तो इस तरीके से आपको उस चीज को फॉलो करना होगा। जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है वो हमने डिस्कस किया, परचेज बुक किस तरीके से दिखती है वो डिस्कस किया, परचेज और सेल्स बुक और ये जो सारी सब्सिडरी बुक्स होती है इनका बैलेंस कैसे ट्रांसफर होगा और कहां होगा उसके बारे में हमने जाना। तो ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, और अब क्या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम क्वेश्चंस को स्लाइड ओपन कर ली है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, फर्नीचर का उधार क्रय किस बीजक द्वारा लेखांकित किया जाता है। देखिए फर्नीचर एक असेट है, असेट्स का हमने क्या किया, उधार क्रय किया, वो किस बीजक द्वारा लेखांकित किया जाएगा। देखो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा शार्प क्वेश्चन है। जब हम डेबिट और क्रेडिट वाउचर की बात करते हैं तो डेबिट वाउचर का उपयोग कब किया जाता है, हम जानते हैं जब हम कैश पेमेंट करेंगे, और क्रेडिट वाउचर का उपयोग कब किया जाता है, जब कैश रिसीव करते हो। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए कौन सा वाउचर बनाते हो आप, ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर कहलाता है, जिसे आप कहोगे यहाँ पर जैसे कि आपको ABCD चारों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको सीधा सा क्लियर हो जाना चाहिए ये किस प्रकार का वाउचर होगा, ट्रांसफर वाउचर होगा। यदि आपने कंसेप्ट जाना है तो उसका सीधा उत्तर आप दे दोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है, जर्नल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द जर्नल। जर्नल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जनरल क्यों बनाई जाती है। जब हम जनरल के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया जनरल्स के संबंधित क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहला ये क्या है कि एक तो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होती है। दूसरी खास बात क्या है, इसमें डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, फिर इसके जो कॉलम्स है उसको आपको पता होना चाहिए। नरेशन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद उसकी समरी लिखते हैं तो उसे नरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जर्नल का उद्देश्य होता है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है ट्रांजैक्शन की। तो फर्स्ट एंड फॉर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उस रिकॉर्डिंग करने के उद्देश्य से हम जर्नल को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल नहीं, हम फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। टू जर्नलाइज द कैश ट्रांजैक्शन, क्या सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं क्या। टू मेक
पोस्टिंग इन द लेजर क्या पोस्टिंग करने के लिए की जाती है या टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल? बिल्कुल यही सही उत्तर है कि सबसे पहला हमारा ये कार्य होता है कि हमें क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिकॉर्ड करना होता है। उसी के पर्पज से हम जर्नल जो है बनाते हैं और उसको जर्नलाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय के मार्फत राहुल को भुगतान किया 12,000 किसके खाते में डेबिट किया जाएगा? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संजय के मार्फत राहुल को भुगतान किया, संजय के मार्फत, देखो समझना, तो संजय की को भुगतान करना था परंतु राहुल को किया, तो संजय हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से क्रेडिटर है। जो पैसा हमसे मांगता है वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में किसका खाता खुला हुआ है, संजय का खाता खुला हुआ है, वो क्या है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है ना। जब भी क्रेडिटर बढ़ते हैं उसको क्रेडिट करते हैं और जब ये कम होते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके चलिए हम वो उसकी बाद में बात करेंगे। अब हमने क्या किया कि संजय के मार्फत राहुल को भुगतान किया 12,000 का भुगतान किया, तो भुगतान करने पर कैश कम होगा या बैंक कम होगा? ठीक है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ, कैश हुआ, या आप कह सकते हो बैंक हुआ। ठीक है, तो असेट्स, ये दोनों क्या है, असेट्स अकाउंट है। असेट्स कम होती है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। ओके, अब देखो यहां पूछा है कि डेबिट किसे किया जाएगा, तो बिल्कुल यहां क्लियर है कि आपकी यहां पर क्रेडिटर क्या हो रहा है, जब आप भुगतान करोगे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ऑटोमेटिक यहां क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट किसको करेंगे, संजय अकाउंट। और देखो लिखा कैसे जाता है, देखो संजय नाम जब भी आता है तो संजय ऊपर एक ये कोमा लग के फिर आपका एस बनता है ना, ये भी ध्यान रखें साथ के साथ। तो यहां पर राहुल को भुगतान किया चाहे, परंतु बुक्स ऑफ अकाउंट में खाता किसका बोल रहा है, संजय का बोल रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि संजय के खाते को ही डेबिट करना होगा। चलिए नेक्स्ट, द रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड, रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। ओके, लैंडलॉर्ड जो हमारे हमने कोई बिल्डिंग वगैरह ले रखी होगी बिजनेस के लिए और उसके लैंडलॉर्ड को हमने कोई रेंट चुकाया है, तो ये बोल रहा है इज क्रेडिटेड टू, किस खाते को क्रेडिट करेंगे। क्लियर होना चाहिए अपने आप में कि जब भी हम रेंट को पेड करेंगे तो क्या जाएगा, कैश या बैंक, इससे बैलेंस कम होगा, असेट्स कम होगी, तो हम ऑटोमेटिक क्रेडिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे कि भुगतान हुआ है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये देखिए परचेज बुक में कौन से व्यवहारों को रिकॉर्ड किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं एग्जाम के अंदर कि परचेज बुक में कौन से व्यवहारों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको क्लियर आंसर सीधा आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, केवल उधार क्रय से संबंधित। चाहे अगर यहाँ पर सेल्स बुक कर दे तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्स जो है क्रेडिट सेल्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर परचेज बुक के लिए पूछा है तो आप कहोगे कि जो क्रेडिट परचेज है उसी व्यवहार को आप रिकॉर्ड करते हो, बाकी दूसरे व्यवहार को रिकॉर्ड नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट है कुल विक्रय बही। देखो टोटल सेल्स बुक का योग, देखो वो क्वेश्चन यहाँ पे आया, कहां पोस्ट किया जाता है, यानी इसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर क्या है, टोटल सेल्स बुक का पूछ रहा है। टोटल सेल्स बुक क्या बैलेंस कहां जाएगा, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और अकाउंट कहां खोलते हैं, लेजर के अंदर खोलते हैं। तो क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो बिल्कुल सेल्स जो आपका क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि सेल्स आपको क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करके देती है। जब सेल होती है तो रेवेन्यू जनरेट होती है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है या इनकर्ड होती है तो उस केस में आप क्या कहोगे कि वो आपके लिए क्या इंक्रीज होती है या होती है, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट में क्या चला जाएगा, ये क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपके कुछ क्वेश्चन और भी हैं। रोजना मच्चा जिसे आप क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। भाई पृष्ठ संख्या, ये देखो लेजर फोलियो LF, स्तंभ का प्रयोग। LF मैंने आपको बताया, लेजर फोलियो क्या होता है। लेजर फोलियो क्या होती है, जब हम फॉर्मेट देख रहे थे जनरल का तो मैंने आपको बताया कि जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसके उसी खाने के अंदर LF में भी आपको नंबर लिखने होते हैं। मतलब ये कि इस ट्रांजैक्शन की जो लेजर जो बनी है, जहां बनी है ना, जहां उसका खाता बना हुआ है, वो उस पृष्ठ की संख्या यहां पर होती है। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। खाता बही में खतौनी की तिथि जानने के लिए, यहाँ डेट का कोई नहीं होता औचित्य। जितने खातों में सूचना का लेखा हुआ है उनकी संख्या जानने के लिए होता है।
खातों में खतौनी की गई राशियों की संख्या जानने के लिए होता है। संबंधित खाते की खाता बही में पृष्ठ संख्या जानने को, बिल्कुल सही, मैंने संबंधित खाते की खाता बही में पृष्ठ संख्या जानने के लिए होता है। उसकी जो पेज नंबर है कि भाई यहाँ इसका खाता कहाँ खुला हुआ है, उसके लिए हम इसको लिखते हैं। किसी सेवा की उधार बिक्री, देखो कोई सर्विस है, उधार बिक्री को जर्नल, रोजनामचा जर्नल प्रविष्टि में सम्मिलित होना चाहिए। सर्विस हमने प्रोवाइड की, देखो कोई माल बेचते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो उसके लिए कोई राशि प्राप्त होती है हमें, है ना। एक हम क्या कह रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइड की, है ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, तो उसके बनिस्पत वो क्या चार्ज करता है, सर्विस के बनिस्पत वो क्या चार्ज करेगा, फीस। तो फीस उसके लिए क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किसी सेवा के उधार बिक्री को रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होना चाहिए। इसने बोला देनदार खाते का नाम और पूंजी खाते जमा, देनदार खाते का नाम और पूंजी खाते जमा, रोकड़ खाते का नाम और देनदार खाते का जमा, फीस आय खाते का नाम, देनदार खाते का जमा, और देनदार खाते का जमा और फीस आय खाते का जमा। देखिए, जब आपकी किसी प्रकार की उधार जो है सर्विस दी है पर पैसा अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो वो पैसा आज नहीं तो कल देगा। यानी कि वो व्यक्ति जो है, वो बिजनेसमैन, जो प्रोफेशनल पर्सन है, वो क्या करेगा, उसके लिए वो किसी और से पैसा मांगता है, यानी उसके लिए क्या बनते हैं, डेप्टर्स बनते हैं, डेप्टर्स बनते हैं। वो पैसा आज नहीं तो कल प्रदान करेंगे, या कैसेट है उसके लिए। और वो किस रूप में आ रही है, रेवेन्यू के रूप में आ रही है, सॉरी, रेवेन्यू जो आ रही है वो किस रूप में आ रही है, फीस के रूप में आ रही है। तो फीस जो है आपका क्या होगा, रेवेन्यू, और रेवेन्यू जब होती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और डेटर्स एक असेट है, और असेट जब इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो आप एंट्री क्या करोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम फीस, इस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे और इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यहां पर देनदार खाते का नाम, पूंजी खाते का जमा, ये जो है ये डी होगा, परंतु देनदार खाता या जमा की जगह क्या होगा, डेबिट होगा। करेक्शन कर लीजिएगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट, एक संयंत्र को 2 लाख रुपए नकद, 8 लाख रुपए 30 दिन के उधार पर खरीदा गया, इसकी जर्नल में क्या प्रविष्टि होगी। देखो आप समझे, सबसे पहला हमें क्या करना है, जो है अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। संयंत्र प्लांट होता है, प्लांट को 2 लाख रुपए कैश में, 2 लाख रुपए नकद देकर खरीदा, और 8 लाख रुपए 30 दिन के उधार पर खरीदा गया, इसकी रोजनामचा में क्या प्रविष्टि होगी। तो हमने कहा कि कुल मिलाकर एक प्लांट जो है था, उसकी कीमत कितनी थी, यहां पर हम इसको लिखते हैं, 8 और 2 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए थे। प्लांट की कीमत 10 लाख थी। प्लांट हमारे लिए क्या एक असेट है, और असेट जब बिजनेस में आती है यानी कि इंक्रीज होती है, तो हम कहते हैं कि असेट्स को तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, बिल्कुल। तो प्लांट अकाउंट आपका असेट है, तो उसे तो करेंगे, प्लांट को तो डेबिट। दूसरा, क्रेडिट किसको करोगे आप, कह रहा है कि कैश जो है 2 लाख रुपए जो है कैश, यानी 2 लाख रुपए तो आपके क्या हुआ, कैश पेमेंट हुआ, तो आप कहोगे कैश गया, वो भी कितना, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख तो कैश गया, तो 2 लाख तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे कैश के नाम से। और बाकी 30 दिन के उधार में खरीदा, 30 दिन की उधार दी, यानी कि आज भुगतान न करके हम 30 दिन बाद करेंगे, ओके। तो हमें क्या होंगे, क्रेडिटर्स हमसे पैसा मांगते हैं, तो हमारा के लिए क्या होगा, वो क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स जनरेट होंगे। तो क्रेडिटर्स जो भी नाम होगा उसका, तो हम कहेंगे क्रेडिटर्स एक प्रकार से लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिटर 8 लाख के आपके जनरेट हो जाएंगे, और इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा 10 लाख से, है ना, क्योंकि 10 लाख का कुल प्लांट खरीदा, और कैश में कितना जाएगा, 2 लाख रुपए, और 8 लाख रुपए जो आपके क्रेडिटर्स के खाते में शो हो जाएंगे, लायबिलिटी आपकी बन के चली जाएगी, आपको 30 दिन के अंदर उसका भुगतान करना होगा। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, जब रोजनामचे में प्रविष्टि की जाती है, जर्नल के अंदर प्रविष्टि की जाती है, ऑप्शन क्या है इसको ध्यान से समझें। पहले परिसंपत्तियों का सूचीन किया जाता है, लिस्टिंग की जाती है क्या, जिस खाते को नाम करना हो उसे पहले लिखा जाता है क्या, जिस खाते को जमा करना है उसे पहले लिखा जाता है क्या, और किसी भी खाते को पहले लिखा जा सकता है। तो हम कहते हैं कि जिस खाते को
डेबिट करना होता है। जैसे वो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें प्लांट अकाउंट डेबिट करते हैं 10 लाख, और फिर आप क्या करते हो, जिसको क्रेडिट करते हो टू कैश 2 लाख और टू क्रेडिटर 8 लाख। तो यहां पर सही चीज क्या होगी, जिस खाते को नाम करना उसे पहले लिखा जाता है। ठीक है। यदि सौदे के विश्लेषण व अभिलेखन उचित प्रकार हुआ है तो कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका एनालिसिस और रिकॉर्डिंग अगर सही तरीके से हुआ है तो क्या होगा। देखिए पढ़े क्वेश्चन, सौदे के अभिलेखन में केवल 2 खातों का प्रयोग होगा, केवल 2 खातों का प्रयोग होगा। सौदे के अभिलेखन में केवल 1 खाते का प्रयोग होगा, 1 खाते का शेष बढ़ेगा और 1 का घटेगा, और कुल नाम की गई राशि कुल जमा की राशि के बराबर होगी। तो क्या होता है, देखिए जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो जैसे कि एक ट्रांजैक्शन आपके सामने है ना, तो आप देखिए उसकी डेबिट अगर वो सही रिकॉर्ड हुआ है तो उसका डेबिट और जो दोनों क्रेडिट हुए इनकी जो टोटल होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे देखो डेबिट देन 10 लाख है और क्रेडिट भी क्या है 8 और 2 10 लाख रुपए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कुल नाम की गई राशि और कुल जमा कर की राशि की बराबर बराबर होगी। नेक्स्ट, किसी मासिक बिल के भुगतान की रोजना मचा यानी जर्नल प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे। कोई मंथली बिल है उसका भुगतान किया तो बिल्कुल क्लियर है, जब भी कोई मंथली बिल का भुगतान आप करते हो तो जो आपके लिए एक्सपेंसेस है, मंथली बिल जो बिल है वो आपके लिए क्या एक एक्सपेंसेस है। जिस भी नाम से बिल होगा तो बिल अकाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट करते हैं तो टू कैश या बैंक से करते हो तो बैंक से क्रेडिट कर देंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट आपका वेतन की रोजना मचा प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे। जो सैलरी है, सैलरी की एंट्री कैसे करते हैं भाई, सैलरी एक प्रकार से क्या है आपका एक्सपेंसेस है ना, उस एक्सपेंस का नाम क्या है कि भाई सैलरी है। और एक्सपेंसेस जब होते हैं तो एक्सपेंस को क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं, और पेमेंट कैश से करते हैं तो टू कैश, या अगर बैंक से करते हैं तो बैंक आ जाएगा, और इस तरीके से एंट्री हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, प्रमाणन बनाए जाते हैं। वाउचर, देखो वाउचर संबंधित क्वेश्चन नहीं है, वाउचर बनाए जाते हैं। वाउचर के बारे में हमने डिस्कस किया, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के लिए, या कैश और क्रेडिट परचेज के लिए, कैश क्रेडिट सेल्स के लिए, और ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो ये देखिए आप समझ लें कि हम वाउचर किसके लिए बनाते हैं। आपको पता होगा कि वाउचर जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कैश होता है और नॉन कैश होता है। जो कैश होते हैं वो कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट की बात करता है, और बाकी सब जो होते हैं वो क्या होते हैं क्रेडिट या जो दूसरे प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए होते हैं। तो सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस के लिए हम वाउचर बनाते हैं, और बिना वाउचर बनाए तो हम जनरल एंट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर वेरीफाइबल नहीं होगी। वेरीफाइबल नहीं होगी तो अकाउंटिंग की जो पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी की, वो भंग हो जाएगी। एक प्रमाणक किस आधार पर बनाए जाते हैं, ये देखो क्वेश्चन पूछ गया। प्रमाणक जो बनाए जाते हैं, वाउचर किसके बेस पर बनाए जाते हैं? क्या हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार बनाते हैं, क्या जनरल एंट्रीज के आधार बनाते हैं, क्या अकाउंट के आधार पर बनाते हैं, या सभी के आधार बनाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमेशा वाउचर जो बनते हैं वो किसके आधार पर बनते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? कैश मेमो हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइसेस, बिल, रिसिप्ट, ये सारी। व्यवसायी द्वारा रोकड़ आहरित राशि को किस खाते में डेबिट किया जाएगा? देखो मैंने आपको जब हम डिस्कशन कर रहे थे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि एक बिजनेसमैन जो है बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका बिजनेसमैन और बिजनेस है उन दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है, और वही बिजनेसमैन यदि बिजनेस से कोई पैसा अपने निजी उपयोग के लिए निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। निजी उपयोग के लिए होना चाहिए। ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्यवसायी द्वारा रोकड़ आहरित राशि को किस खाते में डेबिट किया जाएगा? तो अब इससे जब पैसा निकालता है तो आपका क्या होगा? बैलेंस जो कैपिटल का कम होता है, और खाता कौन सा डेबिट हो जाता है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा खाता, इसको खाता नहीं है खाता है, सदैव डेबिट शेष प्रदर्शित करता है? देखो डेबिट शेष, ऑलवेज डेबिट बैलेंस किसका शो होता है, यह भी हमने डिस्कस किया। 5-6 प्रकार के खाते हैं, किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट होता है। जैसे कि पूंजी खाता, पूंजी खाता क्या है? कैपिटल क्रेडिट होता है। सेल्स क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न ये भी क्या होता है? क्रेडिट होता है।
और इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर डेबिट बैलेंस वाला तो कोई है ही नहीं। कैपिटल का भी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स का रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेट करती है, क्रेडिट होता है। और परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष होता है, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट शेष होता है। अब आप इसको देखें, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट शेष होता है। देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या पर्सनल अकाउंट है क्या, बिल्कुल नहीं है। कैश इन हैंड क्या है, कैश क्या है, एक प्रकार से रियल अकाउंट है, असेट अकाउंट है। अमाउंट रिसेबल, अमाउंट रिसेबल मतलब प्राप्त योगा है ना, जो कि अपन पैसा अपन लेंगे, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, एक असेट है। इनकम अर्न्ड, इनकम कमा ली गई है। और अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल का मतलब क्या हो गया, जिसका अमाउंट भुगतान योग्य हो गया है। तो यहां पर अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल जो प्राप्त होगा, और इनकम अर्न्ड और अमाउंट पेबल। देखो कैश इन हैंड तो आपका नहीं होगा उत्तर। अमाउंट रिसीवेबल, इनकम अर्न्ड और अमाउंट पेबल, भुगतान योग्य और इनकम अर्न जो कमा ली गई है, ठीक है। और अमाउंट रिसेबल, यहां पर अमाउंट रिसेबल की जगह अकाउंट्स रिसेबल होना चाहिए। अकाउंट रिसेबल का मतलब यहां पर किससे होता है, डेप्टर्स से होता है। और जो डेप्टर्स होते हैं वो क्या है, एक प्रकार से आपके क्या होते हैं, डेप्टर्स नाम होता है, राम सीता गीता मोहन नाम है, तो एक प्रकार से क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये उत्तर होगा। चलिए अब हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सभी को मेरा ये कहना है कि आप इस जो वीडियोस हैं इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो है ये लेक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो कुछ अच्छे कंसेप्ट इससे सीख सके। ठीक है, हमारा बनाने का उद्देश्य ये है कि कोई नई जो कंसेप्ट है वो आप सीखें और सही क्वेश्चन एग्जाम में आप करके आए, ताकि जो है आपकी सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाए। ओके, थैंक यू।